बात करेंगे कैसे एक लड़की गायब हो गई और ऐसे गायब हुई कि दोबारा मिली ही नहीं, उसकी हड्डियां तक नहीं मिली। तो वो कौन लड़की थी कि जिसके लिए माँ बाप ने सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटा दिए, लेकिन लड़की ना मिली और CID और CBI और पुलिस तीनों महकमों ने हाथ खड़े कर लिए, लेकिन वो लड़की तक ना मिली। चले इस वीडियो को जाके शुरू से शुरू करते हैं। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ नारोड़ा चक्रवर्ती केस के बारे में। नाजरीन, बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके में चक्रवर्ती फैमिली रहती है। नाजरीन, इनके पास अपने दादा परदादा का घर था जो कि काफी पुराना घर था और इसकी खिड़कियां और अलमारियां के सरिये वगैरह भी गल सड़ चुके थे। यहाँ पे ऊपर वाले माला के ऊपर अनिल चक्रवर्ती, उसकी बीवी महतूल चक्रवर्ती रहती थी और उसकी एक बेटी नारोड़ा चक्रवर्ती रहती थी। नाजरीन ग्रामी, नारोड़ा चक्रवर्ती ने एक त्योहार आया जिसे 30वां त्योहार बोलते हैं। नाजरीन, ये इंडिया में एक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को वो मेहंदी लगवाती है। उसकी उम्र 12 साल होती है। वो अपने माँ और बाप के साथ उनके रूम में सोती है, लेकिन आज उसने मेहंदी लगवाई हुई थी तो वो अपनी माँ और बाप को बोलती है कि मैं साथ वाले रूम में सो जाती हूँ क्योंकि मेरे मेहंदी लगी हुई है। मेहंदी की वजह से आप लोगों के भी कपड़े खराब हो सकते हैं, बेड की शीट भी खराब हो सकती है और मेरी मेहंदी भी खराब हो सकती है। माँ बाप पहले तो उसे मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानती। माँ बाप कहते हैं चले कोई बात नहीं, वो साथ वाले रूम में जाके सो जाते हैं। नसरीन, यहाँ पे वो जो घर की लाइट होती है सेन की ऑन रखते हैं माँ और बाप, क्योंकि बेटी 12 साल की एज की थी। उनको डर था कहीं पे ये रात को डर न जाए, इसलिए ऑन रखने की वजह से वो सो जाते हैं। रात 3:30 बजे बाप की आंख खुलती है, उसे पेशाब आता है, वो वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद क्या देखता है कि वो जो सेन की लाइट है वो तो बंद पड़ी हुई है। वो वापस आता है वॉशरूम से होके, अपनी बीवी को जगाता है और कहता है कि तूने वो वॉशरूम की लाइट बंद करी जो सेन में चल रही थी। वो कहती है कि नहीं, मैंने तो बंद नहीं करी। तो वो कहते हैं कि वो किसने बंद करी। जल्दी जल्दी वो नारोड़ा के रूम में जाते हैं। वहाँ पे उनको नारोड़ा सोई हुई मिलती है। वो उसके जाके मुंह के ऊपर से चादर हटाते हैं, लेकिन ये क्या, वहाँ पे नारोड़ा नहीं पड़ी होती बल्कि 2 तकिए रखे होते हैं और उनके ऊपर चादर लपेटी होती है। तो वो परेशान हो जाते हैं। परेशान होके माँ शोर मचाती है, हमसाये भी इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस को कॉल करी जाती है। पुलिस पहले तो एक्शन नहीं लेती, सोचती है कि इसका कहीं पे चक्कर होगा, अपने आशिक वाशिक के साथ भागी होगी। लेकिन माँ बाप बोलते हैं कि हमारी बेटी ऐसी नहीं थी और उसकी उम्र 12 साल थी। 12 साल की उम्र में कौन आशिकी में शुकी करता और कौन भाग सकता है। इस उम्र में तो लड़कियों को पता ही नहीं होता। खैर, पुलिस वाले थोड़ा सा उसे सीरियस लेते हैं। सीरियस लेने के बाद घर की आके तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के बाद FIR दर्ज कर लेते हैं। सुबह को क्या देखते हैं कि उनका रूम जो जिसमें नारोड़ा सोई होती है उसके 3 सरिये बाहर की तरफ, जो रोड की तरफ इनबारी खुलती है, उसके 3 सरिये तोड़ के बाहर की तरफ मोड़े होते हैं, यानी कि उसके अंदर से एक लड़की आराम से निकल सकती है। अब पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन फिर ढीली पड़ जाती है। पुलिस वाले सोचते हैं कि अगर लड़की को कोई अगवा करता तो लड़की शोर मचाती, बेड शीट खराब होती, उसकी मेहंदी लगी हुई थी वो कहीं पे लगी होती, कोई ना कोई मसला होता। लेकिन यहाँ पे तकिए रख के उसके ऊपर चादर रखी गई है, लड़की यानी कि खुद बाहर निकली है, इसलिए पुलिस वाले कुछ खास एक्शन नहीं लेते। लेकिन जो लड़की का बाप होता है उसका एक DIG से काफी अच्छा राब्ता होता है, तो वो उसको बोलता है, DIG एक जज को बोलता है, जज जो होता है वो पुलिस को बोलता है, पुलिस जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा सा तेज करती है। नसरीन, तेज करने के बाद उसका पता करना शुरू कर देते हैं कि आखिर नारोड़ा लड़की कहाँ पे गुम हो गई, कहाँ पे चली गई, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा होता। माँ बाप के ऊपर भी शक आता है क्योंकि माँ बाप कोऑपरेट नहीं कर रहे होते। माँ बाप के शक आने के बाद घर की अच्छे से तलाशी ली जाती है कि कहीं पे लाश इन लोगों ने तो नहीं छुपा दी या कहीं पे लड़की को इन लोगों ने खुद तो गुम नहीं कर दिया और गुम करने के बाद ये पुलिस वालों को ऐसे बोली जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता। बाप जो होता है वो पुलिस वालों को बताता है कि ये माफिया ने हमारी लड़की को गायब किया है क्योंकि वो मकान सस्ते दामों में हमसे खरीदना चाहते थे, हम बेच नहीं रहे थे, जिसकी वजह से माफिया ने हमारी बेटी को गायब कर दिया। तो आप माफिया के खिलाफ भी एक्शन ले। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो वो माफिया के खिलाफ एक्शन लेते हैं। जो ठेकेदार होते हैं उनको भी पकड़ा जाता है और जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उनको भी पकड़ा जाता है। 1-2 सियासतदानों को भी पकड़ा जाता है। ऐसे 66 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद कुछ भी हाथ नहीं आता, कुछ चीज भी नहीं मिलती। अब पुलिस वाले थक हार जाते हैं और कोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं कि इस केस का हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ लोग इस चीज के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि ये केस पुलिस वालों से लेके CID को दिया जाए या CBI को दिया जाए। तो इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो CID को दी जाती है। CID भी ऐसे करती है। महीने बाद वो 2 या 2.5 महीने इस चीज को गुजर चुके होते हैं कि उनके घर के साथ जो नाला होता है घर के पास से गुजरता है सामने से, उस नाले की सफाई करवाने के लिए वहाँ का काउंसलर आता है और सफाई करवानी शुरू कर देता है। वहाँ से एक कंगाल बाहर निकलता है, हड्डियों का कंगाल होता है। पुलिस वाले जो होते हैं उस कंगाल को हॉस्पिटल भेज देते हैं। खबर ये भी होती है कि यहाँ से तो लड़की गायब हुई थी, यहाँ से हड्डिया का कंगाल
कंगाल मिला। पुलिस वाले बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आप लोगों का डीएनए की जरूरत होगी, हमने उस कंगाल के साथ मैच करके देखना है। लेकिन माँ बाप बोलते कि नहीं, हमारी बेटी तो गुम हुई, अगवा हुई है, वो तो हमारी बेटी नहीं, हमारी बेटी नहीं मरी। कोऑपरेट नहीं करते और अपना डीएनए नहीं देते। सीआईडी भी ऐसे इन्वेस्टिगेशन करती रहती है लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। अब लोग मांग कर रहे होते हैं कि सीबीआई को ये केस दिया जाए। सीबीआई को अदालत केस ट्रांसफर करती है। सीबीआई जो अफसर मांगती है उनको वो अफसर नहीं मिलते। सीबीआई केस लेने से इनकार कर देती है। लेकिन बाप जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर देता है कि मेरी बेटी का केस सीबीआई हैंडल करे। लिहाजा सीबीआई को दोबारा केस ट्रांसफर किया जाता है और सख्ती से ऑर्डर दिए जाते हैं कि इस केस को इन्वेस्टिगेशन की जाए। लिहाजा सीबीआई को मजबूरी में केस लेना पड़ता है। वो माँ बाप के पास आते हैं, उनको आके समझाते हैं कि देखें आप लोगों की बेटी गुम हो गई और बेटी गुम हुई को 2 साल हो चुके हैं। ठीक है, 2 साल में सीआईडी भी तफ्तीश कर चुकी है, पुलिस भी तफ्तीश कर चुकी है। अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम आपकी बेटी को कैसे ढूंढेंगे। अगर आपकी बेटी जिंदा होती तो आपसे कभी ना कभी तो राब्ता जरूर करती। लिहाजा उसने आपसे राब्ता नहीं किया। एक दफा आप लोग डीएनए दे दें, हम लोग जांच कर ले कि वाकई ये आपकी बेटी का शव है या नहीं है, आपकी बेटी की लाश है या नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी। माँ बाप इस चीज को अब समझ जाते हैं और मान जाते हैं। डीएनए देते हैं। जब डीएनए देते हैं तो डीएनए मैच हो जाता है। यहाँ पे डीएनए तो मैच हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज सामने आती है कि उस कंगाल के साथ छेड़छाड़ की गई होती है। और दूसरी बात, बाप बताता है कि जब पुलिस वालों ने उसे तस्वीर दिखाई थी तो तस्वीर में वो किसी बड़े आदमी का कंगाल लग रहा था और हड्डियां भी गल सड़ चुकी थी। लेकिन हमारी बेटी को उस टाइम 2 से 2.5 महीने हुए थे अगवा हुए, तो वो किसी और का कंगाल था। ऐसे ही ये खबरें भी चलती रहती हैं। डॉक्टर भी गिरफ्तार होते हैं, ठीक है, और पुलिस वाले भी गिरफ्तार होते हैं, थानेदार भी गिरफ्तार होता है, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं मिलता, कोई चीज हाथ नहीं लगती। यहाँ पे वो जो काउंसलर होता है जिसने नाला खुदवाया था, बाप बताता है कि 1 महीना पहले ही सफाई करी गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि 1 महीने बाद आके काउंसलर ने दोबारा सफाई करवानी शुरू कर दी। अब पुलिस वाले जो होते हैं, सीबीआई वाले, जाके उसको भी पकड़ के लेके आ जाते हैं बाप के कहने के ऊपर। लेकिन ये क्या, जब तफ्तीश उसकी करी जाती है तो उससे भी कोई चीज सामने निकल के नहीं आती। पुलिस वाले जो होते हैं, सीबीआई वाले, वो ऐसे करके 96 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन किसी से कोई भी ऐसा सबूत बरामद नहीं होता जिसकी बेस के ऊपर ये बोला जाए कि हाँ लड़की को कत्ल इन लोगों ने किया। आज तक वो साबित ना हो सका कि उस केस को किसने कत्ल किया, उस लड़की को उस कमरे से निकाल के किसने कत्ल करके उस नाले में फेंका, ये चीज ना साबित हो सकी। इन्वेस्टिगेशन में कभी भी ये चीज सामने निकल के ना आई। 2012 का 18 सितंबर 2012 का ये वाकया था और केस चलते चलते 2017 आ गया। अब पिटीशन दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से कि हमने 46 पेज के ऊपर इनके 46 जो के नुक्ते निकाले हैं जहाँ पे हमें कोई सुराग नहीं मिला। हमने 66 लोगों से एक दफा गिरफ्तार करके तफ्तीश की और 96 लोगों को हमने पिटीशन दायर करके अपने दफ्तर में मंगवाया और पूछताछ की, लेकिन हमारे सामने ऐसा कोई मुकदमा नहीं आ सका, ऐसा कोई लड़का, ऐसा कोई बंदा नहीं आ सका जिसके ऊपर हम इल्जाम लगा सके कि लड़की किसने अगवा करी। लिहाजा ये केस हमारी पहुंच से बाहर है। हम लड़की के कातलों को नहीं ढूंढ सकते, लड़की को किसने अगवा किया ये चीज खुल के सामने नहीं आ सकी। लिहाजा हम इस केस को बंद करते हैं। पहले तो बाप इस चीज के ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि मेरी बेटी को कोई ढूंढ नहीं रहा, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रही। अब बाप इस चीज के ऊपर था कि मेरी बेटी को ये केस चलने दिया जाए और सीबीआई को बोला जाए इसकी जांच अच्छे से करे और मेरी बेटी के कातिल मिले। तो नाज़रीन ग्रामी, ये केस बंद हो गया। बाप इस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में फिर पिटीशन दायर कर देता है कि केस फिर रीओपन करा जाए और मेरी बेटी के कातिलों को ढूंढा जाए। लेकिन ये केस आज भी रीओपन हो जाता है, बंद हो जाता है, इसका कोई हल नहीं निकला। और यहाँ पे स्टोरी खत्म करते हैं। बाप की भी तबीयत खराब है, वो वापस कोलकाता चला जाता है, वहाँ पे रहना शुरू कर देता है, लेकिन केस का कोई हल नहीं निकल सका। तो यहाँ पे ये स्टोरी को हम खत्म करते हैं।